गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में आपके पास सबसे पहले बेसिक आएगा। बेसिक में जिसमें आपके पास था कि भाई सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। आपको ये पहले ही पता है, पहले भी बात हुई थी। सॉलिड आपके पास वो स्टेट ऑफ मैटर रहेगी जिसके अंदर आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी ज्यादा हाई रहेंगे, किससे, रिपल्सिव फोर्सेस। इसमें किसी को डाउट नहीं था। लिक्विड में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे। और गैस के अंदर क्या होगा बेटा, गैस के अंदर जो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस वो काफी कम रहेंगे रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ से आपके पास एक बेसिक सी शुरुआत होती है कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपके पास सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा हाई। अब ये तो देख लिया कि सॉलिड में आपके पास फोर्सेस आएंगे, कौन से भाई, इनके अंदर जो हो सकता है आयनिक बॉन्ड्स हो सकता है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स हो सकता है कोवलेंट बॉन्ड नेटवर्क वाले हो, जैसे डायमंड के अंदर और ग्रेफाइट के अंदर नेटवर्क सॉलिड होते हैं। तो इस टाइप से आपके पास जो बॉन्ड्स होंगे वो काफी ज्यादा आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि गैसेस के अंदर आपके पास वीक फोर्सेस हैं। वीक फोर्सेस कौन से हैं भाई, हो सकता है आपके पास वंडरवाल फोर्सेस हो सकता है आपके पास नॉन वंडरवाल फोर्सेस हो। वंडरवाल में आपको बताइए लंदन फोर्स हो सकते हैं, डाइपोल हो सकते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकते हैं। ऐसे नॉन वंडरवाल में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है जी। तो उनके अंदर जो फोर्सेस है ना अट्रैक्शन, वही कमजोर है, इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग है। जबकि रिपल्सिव फोर्सेस में तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी या थर्मल फोर्सेस जो गैस के या आपके किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होते हैं वो होते ही हैं। तो गैस क्या है, आपकी वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी वीक है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। अब इसके बाद आते हैं आपके पास गैस लॉज। आपके पास गैस लॉज कौन कौन से हैं? गैस लॉज में आपके पास होगा सबसे पहले बॉयल्स लॉ, उसके बाद होगा चार्ल्स लॉ, उसके बाद होगा अमंटन्स लॉ, और सबसे लास्ट में आपके पास होगा एवोगैड्रो। एवोगैड्रोस लॉ। बोल्स ने क्या कहा था भाई आपके पास, तो पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। प्रेशर जो है आपके पास वॉल्यूम से इनवर्सली डिपेंडेंट होगा। चार्ल्स ने क्या कहा आपके पास, तो चार्ल्स ने कहा कि आपके पास जो प्रेशर है, चार्ल्स ने कहा था आपके पास, चार्ल्स ने क्या कहा था बेटा, आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपके किससे, प्रेशर से डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। अमंटन्स ने क्या कहा था भाई, आपके पास जो प्रेशर है, सॉरी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से आपके पास डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। और अमंटन ने क्या कहा था आपके पास, अमंटन ने कहा था जो आपके पास प्रेशर है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है जी। और एवोगैड्रो ने सीधी बात कही थी, वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस से डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ये आपके पास बॉयल्स, चार्ल्स, अमंटन्स और एवोगैड्रो ये लॉज हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। ये किस कंडीशंस में है, ये तब है जब आपके पास टेम्परेचर एंड मास, जो भी गैस जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना बेटा, वो आपके पास कैसा है, कांस्टेंट है। ये चार्ल्स लॉ जिसमें वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंडेंट होना है, ये कब है, जब आपके पास प्रेशर और आपके पास दूसरी चीज क्या, मास, जिस भी गैस को आप ले रहे हो वो दोनों क्या हो बेटा आपके पास कांस्टेंट। ये कब होगा आपके पास, वैसे जब आपके पास V एंड मास ऑफ अ गैस क्या आपके पास कांस्टेंट। और ये कब होगा बेटा, अरे आता है आपको, ये कब होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जब आपके पास P और T प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या हो। तो ये आपके पास 3-4 छोटे छोटे मेनली ये 3 लॉज हैं इंपॉर्टेंट। अब इन 3 लॉज में प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली डिपेंडेंट है, इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर की डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इसमें प्रेशर टेम्परेचर की डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और लास्ट वाले में वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्टली डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपने किसी चीज के ऊपर प्रेशर, देखो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो देखो जो स्पेस है
वो लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपके पास जैसे जैसे अपनी टेम्परेचर बढ़ाए, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है बेटा, अब गैस के मॉलिक्यूल क्या करें, ये मेरे जो हैंड्स हैं वो आपके पास वॉल्स ऑफ कंटेनर हैं, उनको एनर्जी आपने बढ़ा दी है, एनर्जी बढ़ा दी तो वो हाथों को टक्कर मारेंगे, जबरदस्त टक्कर मारेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो गैस के मॉलिक्यूल की टक्कर बढ़ेगी, कोलिजन से इंक्रीज होंगे, एंड देन कोलिजन इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़े से स्ट्रेच होंगे, बाहर की तरफ एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरा, इसको थोड़ा सा सोचो, टेम्परेचर फिर से आपके पास एनर्जी की फॉर्म है, तो टेम्परेचर अगर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। ये कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनके ऊपर कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, और बेटा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। तो ज़्यादा कोलिजन्स ज़्यादा प्रेशर, ये लाना, ठीक है जी। तो ये तीन आपके पास सिंपल सी लॉज थे, ये तो आपको मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन में ही आप पढ़ के आ चुके थे भाई। क्या एक बार नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला जो आपको बताया है याद कर रहे हैं एक बार, क्या था नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास, ओके। दूसरा नंबर ऑफ स्पीसीज जिसमें आपके पास एटम्स थे, आयंस थे, मॉलिक्यूल्स थे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, तीसरा क्या था, वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करूं तो देखो तीसरा लॉ, सॉरी फोर्थ लॉ, एवोगैड्रो लॉ आपके पास आ जाएगा ना, कैसे देखना, n इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4, ये 22.4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर हटाओगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोपोर्शनलिटी, तो n क्या है वॉल्यूम के डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि भाई एवोगैड्रो लॉ भी यहीं से आपके पास जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कांसेप्ट है वहीं से आप आराम से उसको सोच सकते हो, आप उसको अपने मेंटल तरीके से उसको आप आराम से डिराइव कर सकते हो। तो ये था आपके पास बेसिक सा इंट्रो। अब एक एक लॉ को थोड़ा थोड़ा ध्यान से इंप्रूव करते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट चेक करते हैं। उससे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके पास बार बार में जब भी कोई अच्छी बुक पढ़ोगे तो आपके पास एक टर्म आएगा वेरिएबल्स, क्या टर्म आएगा बेटा आपके पास, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कौन कौन से रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और n नंबर ऑफ मोल्स, जिनके ऊपर आपके पास फर्दर जाके आपकी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती चली जाएगी। तो ये चारों फैक्टर्स आपके पास वेरिएबल हैं। इन चारों फैक्टरों में से अगर आपके पास कोई इवन एक फैक्टर भी चेंज होता है तो आपके सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क आएगा, और स्पेसिफिकली जब आप गैसेस की बात करें वहां तो पक्का है। कैसे, मान लो आपने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर दिया तो भाई पीवीटी तीनों पे फर्क पड़ेगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा टक्कर मारेंगे, ज़्यादा टक्कर मारेंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कराने के लिए कोशिश करते चलेंगे, ठीक है जी, हो सकता है, ठीक है। और भाई टेम्परेचर के ऊपर भी फर्क डाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना जी। तो मेन ये है कि एक के अंदर भी अगर आप चेंज लाने की कोशिश करोगे तो दूसरों के अंदर चेंज आता जाएगा। अगर आपने मान लो इसको फिक्स कर दिया और अब इनके ऊपर डाला, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है भाई, आपके पास ज़्यादा एरिया आ गया उनके पास तो टक्कर कम होगी भाई, तो इस बात है प्रेशर घटेगा। तो एक को कॉन्सेंट कर दोगे या दो को कॉन्सेंट कर दोगे तो बाकी दो की स्टडी करोगे तो इम्पैक्ट कुछ और तरीके से आएगा। तो इन शॉर्ट थोड़ा सा जल्दी में कराने का मेन टॉपिक यही था कि भाई आपके पास ये जो वेरिएबल्स है इनमें से किसी की भी वैल्यू चेंज होने से बाकियों पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है, वो इम्पैक्ट हर एक का आपके पास अलग अलग हो सकता है। अब ये थे आपके पास बेसिक सा इंट्रो, एक एक करके सारे लॉज को देखते चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले हम जिसको शुरू करेंगे वो होगा आपके पास बॉयल्स लॉ। चलो शुरू करते हैं आपके पास बॉयल्स लॉ। तो जब आप लिख रहे होंगे, क्योंकि अब की बार आपका जो टर्म 2 है बेटा, टर्म 2 सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना आना बहुत जरूरी है। तो आपसे पूछा जाए डिफाइन बॉयल्स लॉ, एक नंबर में सिंपल सा आ सकता है, कैसे लिखोगे बॉयल्स लॉ, तो लिखोगे फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बेटा, फॉर अ गिवन मास, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature क्या बनेगा आगे बेटा, यहां पे एक पॉइंट को ध्यान देना इसको, ठीक है जी, प्रेशर
applied on a gas is inversely proportional to its वॉल्यूम। ठीक है जी। इसी तरीके से बाकी के लॉज भी आप आराम से बना सकते हो। दो आपके पास चार्ल्स बर्नौली में स्टेटमेंट थोड़ी सी फर्क आएगी, जहां पे आपके पास टेम्परेचर को आप डिफाइन करोगे और ये 273 का एक फैक्टर आएगा, डिस्कस करेंगे उसको भी। पर फिलहाल आपके पास फैक्टर ये आया कि गिवन मास ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर अप्लाइड जो है वो आपके वॉल्यूम से इनवर्सली डिपेंडेंट रहेगा, मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। चलो इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट लेके आओगे, ऑब्वियस है, तो क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू, तो आपके पास प्रेशर इज इक्वल टू K/V। अब P को इस तरफ लेके आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको एक बात पता चली, अगर आपने एक गिवन मास ऑफ ए गैस लिया है और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है, तो उस टाइम पर प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। कब? फिर से मास और टेम्परेचर दोनों को आपने क्या कर दिया है, कांस्टेंट। तो यहाँ से आपके पास एक सिंपल सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बन जाएगा, क्या? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर P1V1 is equal to P2V2 is equal to P3V3 and so। इनसे रिलेटेड आपके पास बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप जो ऑफिशियल है उसके ऊपर आपके भेज दिए जाएंगे। प्लीज उनको अटेम्प्ट करके रिवर्ट करोगे। जो भी डाउट्स होंगे उनको हम ऑब्वियस बात है क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो P1V1 is equal to P2V2 is equal to P3V3 एंड सो। ये था पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को ग्राफिकल वे में लेके आते हैं। चलो लेके आते हैं। ग्राफिकल वे में क्या रहेगा आपके पास, प्रेशर वॉल्यूम से इनवर्सली डिपेंडेंट है। कई बार बात हुई अपनी, इनवर्स के ग्राफ कैसे होते हैं, हाइपरबोलिक। ऐसे ग्राफ बनेगा इस टाइप से, पहले भी हमने बात की बेटा। जैसे जैसे आप देखो, अब सोच के देख लो, रटने की जरूरत नहीं है। हाइपरबोलिक को कैसे, प्रेशर यहाँ पर वॉल्यूम दोनों जीरो है। जैसे जैसे आपके पास प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आपके पास जो प्रेशर यहाँ पे था जीरो ही था, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर आया तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर जो प्रेशर आया आपके पास, जो सोच के देखो, वैल्यू काफी घट गई। वॉल्यूम और बढ़ा तो फिर घट गई। जैसे जैसे और बढ़ रहा है घटती जा रही है, और बढ़ रहा है घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो होता जा रहा है। तो भाई एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है ना, इनवर्स का ये तो कर्व होता है ना। तो आपके पास इनवर्स डिपेंडेंट के कर्व हमेशा ऐसे आएंगे। लेकिन अगर आपको कर्व दे दिया जाए ऐसे P into 1/V, अब कैसा होगा, वैसे ऐसा होगा P is equal to 1/V, तो P is equal to क्या होगा, K/V। तो भाई अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को 1/V को जस्ट इमेजिन करके देखो, आप x मान लो, तो P 1/V का आपने मान लिया x, तो क्या बन गया P is equal to, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि 1/V को आपने क्वांटिटी मान लिया, तो प्रेशर आपके x फैक्टर से तो डायरेक्टली डिपेंडेंट आ गया ना। 1/, करते तो इनवर्स हो गया था, लेकिन आपने 1/V को ये क्वांटिटी मान लिया, तो तब भी डायरेक्ट कर्व बन गया। तो डायरेक्ट कर्व कैसा आएगा, P 1/V का इस टाइप से। ठीक है जी। वॉल्यूम जीरो की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ जीरो के साथ टच नहीं करूंगा भाई, क्योंकि वॉल्यूम जीरो तो भाई 1/0 समथिंग इज बिकम्स इनफिनिटी, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसलिए इसको जीरो को टच नहीं किया, कर भी नहीं सकता। आगे देखो, अगर आपके पास PV का कर्व बनवाया जाए, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर बना लो और विद रिस्पेक्ट टू V बना लो, तो क्या होगा भाई, तो भाई PV तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमेशा इस टाइप से। जैसे बेसिक से क्वेश्चन कई बार कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो प्लीज आपको ये सारे जवाब आने चाहिए। ठीक है जी। इसके साथ और भी है, जैसे भी आपको पता है टेम्परेचर के ऊपर ये PV की वैल्यू डिपेंडेंट है। ऐसे तीन वैल्यूज आ जाएंगी, T1, T2, T3। क्या रिलेशन T1, T2, T3 का, ये तो सबको पता है। P वर्सेस P स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि भाई P और V कितना ही बढ़ा लो, PV की वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो कांस्टेंट है, लेकिन T2 पे कुछ और आएगी, T3 पे कुछ और आएगी। अब
पूछा जाए T1 बड़ा है या T3 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो इसको समझाने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन का थोड़ा सा वेट करते हैं। PV = nRT होने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन है, मैं आपको ये भी अच्छे से समझा दूंगा कि T1, T2, T3 में रिलेशंस कैसे पता करते हैं। ऐसे ही आपको अगर एग्जाम्स में ऐसे कर्व दे दिया जाए, ठीक है जी, नाम एक को दे दिया T1, दूसरे को दे दिया T3, T2, T4 कुछ भी, और पूछ लिया जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3, T4, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपके पास जैसे ही आइडियल गैस इक्वेशन पे हम पहुंचते हैं उसके बाद मैं इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। होपफुली तब तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस शायद स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट वीक तक, बाकी जस्ट वेट फॉर द बेस्ट। तो भाई आपके पास इस तरीके से कर्व्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा बेटा आपके लिए बार बार में, वो वर्ड यूज जो होने वाला है वो वर्ड है आइसोथर्म। क्या है ये आइसोथर्म आपके पास? आइसोथर्म का मतलब ऐसी चीजें जहां पर आइसो यानी कि सीन और थर्म यानी कि हीट या टेम्परेचर, ठीक है जी। तो ऐसे कर्व जो आप ड्रॉ करते हो इन द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर आर टर्म्ड एज द आइसोथर्म। बेसिकली व्हाट आर आइसोथर्म? आइसोथर्म आपके वो कर्व है जिनको आप कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। आराम से हो जाएंगे, होपफुली इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। क्या आपके पास प्रेशर वॉल्यूम से किस तरीके से डिपेंडेंट है और किस तरीके से डिपेंडेंट आपके पास टेम्परेचर से है या वॉल्यूम से है, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें जो है वो किस किस तरीके से चल रही हैं आपको समझ में कुछ कुछ आ गया होगा, कोई डाउट इसमें रहना नहीं चाहिए। अब आपके पास थोड़ा सा टॉपिक और आगे लेके चलते हैं। थोड़े से टॉपिक में आपके पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएंगे वो आएगा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बोइल। अपने लिए तो एप्लीकेशन क्या है बेटा? अपने लिए तो इसकी सैलरी एप्लीकेशन जो सबसे सिंपल वाली एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल्स। हमें तो न्यूमेरिकल करनी है पेपर में आएगी, लेकिन रियल लाइफ में आपके पास बोल्स लो की क्या क्या एप्लीकेशन है। इसका सबसे पहले और सबसे सिंपल एप्लीकेशन है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D डेंसिटी। कैसे आया देखो, P = K/V, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अरे बोल्स लो है भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मास ऑफ द गैस। लेकिन अगर आपके पास में मास ऑफ द गैस से मल्टीप्लाई करो, मास ऑफ द गैस से डिवाइड करो, तो मेरे को नहीं लगता आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़े। वेरी गुड। आपके पास प्रेशर क्या हो गया? आपके पास प्रेशर हो गया M/V × K/M। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट। अब M/V क्या है? डेंसिटी। K/M क्या है? K तो पहले से कांस्टेंट था प्रोपोर्शनलिटी का, ऑब्वियस है, और मास ऑफ ए गैस को आपने कांस्टेंट ले ही रखा है। आपके पास मास ऑफ ए गैस कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है K/M और एक कांस्टेंट बन जाएगा, K' नाम दे दो, तो क्या बन गया? P = K', और M/V तो सबको पता है डेंसिटी होती है। इसको आप D लिखो या फिर आप इसको चाहो तो रो भी लिख सकते हो, इस तरीके से आपकी मर्जी है, आप बुक जिस हिसाब से पढ़ते हो वैसे कर सकते हो। मैं D लिख रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। तो आपके पास P क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो कांस्टेंट हटते ही आपके पास सिंबल आ गया, तो क्या बन गया? P डायरेक्टली सॉरी प्रोपोर्शनलिटी आपके पास किस किस के बीच में आ गई? डायरेक्टली प्रेशर के बीच में और डेंसिटी के बीच में। तो P डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे हो गया बेटा? आपके पास है डेंसिटी। अब आपसे पूछा जाए सिंपल सा कर्व, प्रेशर और डेंसिटी पे क्या फर्क रहेगा भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर? समझ में आ गया होगा? हाँ जी, डायरेक्ट डिपेंडेंट है तो फिर से इनका क्या जाएगा? आपके पास एक स्ट्रेट कर्व, बिल्कुल सिंपल है। आपके पास प्रेशर टेम्परेचर के आपके जो भी क्वेश्चंस है वो इसके बाद अब आने स्टार्ट हो जाएंगे। मेनली पहले हमने, सॉरी मैं फिर गलत बोल गया, प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सप्लेन किया। हो गया होगा सबका आराम से। उसके अलावा दो और आपके पास एप्लीकेशंस थी जो कल वाली क्लास में हमने डिफाइन कर ली थी। एक थी आपके पास अनोक्सिया, ठीक है जी, सबको पता है, हिलिंग एरिया से रिलेटेड थी आपके पास। क्या अगर हाइट बढ़ती है, अगले साल भी आपने बात हुई थी अपने पास, हाइट बढ़ती है तो प्रेशर घटता है, प्रेशर घटता है तो गैसेस की सोल्यूबिलिटी या डेंसिटी वो भी डिक्रीज होगी, गैसेस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अरे हाँ है ना, हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी, यही था मुझे। डेंसिटी मतलब आपके पास जो एयर है वो थिन हो जाएगी, उनकी सोल्यूबिलिटी घट जाएगी, जिसकी वजह से जब आप
हिली एरियाज में जाते हो तो आपको ऑक्सीजन डिजोल्व अमाउंट में कम मिलती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो भाई, आपके माइंड में जब ऑक्सीजन रिक्वायर अमाउंट से कम जाती है तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं, हमारा मन खराब हो जाता है, जिसको हम एक बहुत प्यारा सा वर्ड यूज करते हैं जिसके लिए, हमें नोजिया हो जाता है, हमें कॉन्वोल्यूशंस होते हैं। कॉन्वोल्यूशंस मतलब मती भ्रम बोल सकते हो आप इसको हिंदी में, धोखा लगता है, दिखता कुछ और है, महसूस कुछ और होता है, हमारा ब्रेन उस चीज़ को रीड ही नहीं कर पाता। हो सकता है आपको सांप के अंदर भी भाई कुछ और ही दिखने लग जाए, ठीक है जी। तो भाई हो सकता है आपको कुत्ते के अंदर शेर दिख जाए, कुछ भी हो सकता है, तो भाई तो इस टाइप से आपके पास नोजिया और कॉन्वोल्यूशंस हो सकते हैं। इवन अगर आपकी हार्ट वीक है तो आपकी हार्ट फेल या हार्ट अटैक वगैरह भी आपको हो सकते हैं, विच अल्टीमेटली इज गोइंग टू कॉज योर लाइफ, डेथ हो सकती है बेटा आपकी। दूसरा, पहले बात हो चुकी है, कौन सी थी भाई आपके पास, बैंड फॉर्मेशन, यहाँ पे थोड़े बहुत डाउट रहते हैं। बैंड फॉर्मेशन ये क्या है, ये स्कूबा डाइवर्स वगैरह, सी डाइवर्स वगैरह के लिए होते हैं। वो बेचारे कहाँ जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। आप नॉर्मल फिजिक्स की आप हेल्प उठाओगे, डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो भी डेंसिटी कहो या सोल्युबिलिटी कहो, डेंसिटी कहो या सोल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी ब्लड के अंदर, ठीक है जी। प्रेशर के साथ ही डेंसिटी सोल्युबिलिटी आती है आपके पास, तो भाई जैसे ही सोल्युबिलिटी गैसेस की इंक्रीज होगी अब गड़बड़ाएगी। जो स्कूबा डाइवर है वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर क्या के लेके गया है, ये उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बेटा, थोड़ा सा कैंडल ज्यादा लग रहा है सिलेंडर का, पर समझ में लेगा। उसके सिलेंडर के अंदर उसके पास क्या थी, नेचुरल कंसंट्रेशन थी, N2 थी, O2 थी, बाकी एक दो गैसेस और थी जो आई ह्यूमन ग्रोथ के लिए या ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए उसको जरूरी थी। अब क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा तो भाई O2 का तो हमारी बॉडी के अंदर जबरदस्त मेटाबॉलिज्म है, आपको पता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाते ही बॉडी उसका यूज कर लेती है, आपको पता है C12H22O11 टूट जाता है, ऐसे ही C6H12O6, C12H22 तो टूटता है, हम खाना खाते हैं शुगर अपनी, लेकिन बॉडी के अंदर आपका मेन एनर्जी का सोर्स कौन था भाई, ये वाला C6H12O6। अब पाजी जैसे ही आपको फंसेगा ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा, फटाफट CO2 + H2 + ADP ATP की फॉर्म में एनर्जी आपके पास बनाएगा। मेरे को बायो से ज़्यादा केमिस्ट्री आती है, तो केमिस्ट बायो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ADP बनती है, ATP बनती है 3 यूनिट या 2 यूनिट वट एवर इट इज, तो जो भी आपके पास एनर्जी बनेगी उसको आपकी बॉडी यूज कर लेगी। लेकिन दिक्कत आई ना N2 की, भाई साहब ये जो N2 थी इसके साथ में वो भी हमारी जो ब्लड स्ट्रीम थी उसके अंदर जाके घुल गई, ये N2 भाई हमारे ब्लड के अंदर, बॉडी N2 का क्या करेगी, हम जब हम सांस फिलहाल ले रहे हैं बॉडी N2 का क्या कर रही है, कुछ नहीं, बॉडी में सांस के साथ गई, O2 तो CO2 में कन्वर्ट हो गई है, सांस के साथ वापस आ रही है, N2 जैसी गई वैसी बॉडी के अंदर जाके बाहर निकला है, उसकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं है, उसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। सेम काम यहाँ पे होगा ना, जब डाइवर ऊपर आ रहा होगा तो अब की बार क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी डेंसिटी कहो या सोल्युबिलिटी कहो वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज ही करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये जो N2 डिसॉल्व हो गई थी अभी, वो N2 वहां पर आपके पास खाली होल्स छोड़ के चली जाएगी, बबल्स काइंड ऑफ। तो वो बबल्स क्या करेंगे, वो बबल्स जैसे ही आपके हार्ट पे पहुंचेंगे वाया ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पर जाके वो आपको इमेंस पेन देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कॉन्वोल्यूशंस इस केस में भी हो सकते हैं, और अगर आपके पास N2 का डिसॉल्व्ड अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था डेथ भी हो सकती है। तो ये इसके सिंपल से आपके पास क्या थे बेटा, हाँ जी एप्लीकेशन थी। इससे बचने के लिए आप क्या यूज करोगे, हीलियम, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर आप क्या डाल दोगे, जो डिस्क्राइब्ड अमाउंट या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीलियम। हीलियम क्या करेगी, हीलियम जब प्रेशर बढ़ रहा होगा और N2 इसके अंदर जा रही होगी, उसी टाइम पर हीलियम भी इसके साथ जुड़ जाएगी, जुड़ के केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी, एक मिक्सचर फॉर्म कर लेगी, और वो जो मिक्सचर है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, तो N2 को ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व नहीं होने देगा। N2 ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी या बहुत कम हो पाएगी, तो आपके पास ये होल्स नहीं बनेंगे जिनको हम बेंट बोलते हैं, बेंट नहीं बनेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टू अवॉइड दिस हम बेंट फॉर्मेशन से बचने के लिए हीलियम गैस को ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो ये था आपका पहला सिंपल सा लॉ जो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा।
इसके न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल आपके पास आ जाएंगे, तो प्लीज़ उन न्यूमेरिकल्स को कर लेना और इसको आप देख लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।